तो हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि किसी जॉब में अपने को अप्लाई करना और अप्लाई करने के बाद उस जॉब को करना, इन दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि हम जब जॉब को अप्लाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा हो चुका है, और ऐसे हम ख्वाब देखना शुरू करते हैं कि हमारा जॉब हो जाएगा, हमारे पास ये ऑफिस मिलेगी, ऐसा काम करना होगा, और ढेर सारी हमारी ड्रीम आगे बनती चली जाती है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के जॉब में क्या हकीकत है? क्या ये जॉब परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, इसमें कैरियर है, नहीं है, मेरिट क्या होगी, इसकी सैलरीज बढ़ेगी, कितने साल में बढ़ेगी, इसके साथ में इसमें कौन जॉब किस तरह से कर सकते हैं, बीपीएम की पोस्ट क्या है, एबीएम की पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, इसमें एचओ क्या है, एसओ क्या है, बीओ क्या है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और मैं ऐसे शख्स से आपको भेंट करवाऊंगा, मुलाकात करूंगा इस वीडियो में, जिसने इस जॉब पे अपने को एक बार में एनरोल कर लिया है। हालांकि इस समय वो जॉब को नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम करना, सॉरी गड़ा गया। हालांकि इस समय वो इस जॉब को नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम को कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जॉब को करके और फिर रिज़ाइन किया हुआ है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से जॉब में उनके जॉब मिली, उसके बाद कैसे उन्होंने इस जॉब से रिज़ाइन दिया। तो मिलवाते हैं आपको वैसे शख्स से और फिर उनसे जान लेते हैं इस जॉब की सारी हकीकत को। तो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं मिस्टर कीर्ति आज़ाद जी, और हम आपको बता दें कि इन्होंने बीओ की पोस्ट पे एक बार जॉब ज्वाइनिंग किया था। हालांकि इस समय नहीं कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे इंडिया पोस्ट से इनका इंटीमेशन लेटर, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये लिफाफा देख सकते हैं जो कि भारतीय डाक विभाग से भेजा गया है। तो ये दोनों चीज़ प्रूफ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप क्लियर देख सकते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनसे कि किस तरह से कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, बीओ एचओ क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा इनसे हम जान लेते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति आज़ाद है और मेरा जो एजुकेशन की बात है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से फिज़िक्स किया था। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम जो है, हमने मई 2020 में ये जीडीएस वाला पोस्ट आया था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। और ये जो इसका जॉब का प्रोसेस है, ये बड़ा तेज़ी से पूरा हुआ और मई में इसका रिज़ल्ट भी आ गया। तो रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद मैंने फिलअप किया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज़ाद जी, जैसे इसमें बीओ और एचओ एसओ की बात कर रहे थे कि बीओ क्या है, एचओ क्या है, एसओ क्या, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ में ये अगर काम करना चाहते हैं तो उसे कौन सा पोस्ट बेटर होगा कि किस पे अप्लाई करें तो बढ़िया रहेगा? जैसे कि बीओ एचओ एसओ की बात यहाँ पे है, तो एक बार इसको समझा देंगे कि बीओ एचओ एसओ मोस्ट ऑफ किस में अच्छा रहेगा। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, बीओ क्या है, एचओ क्या है, एसओ क्या है। बीओ ब्रांच ऑफिस, और एचओ जो होता है हेड ऑफिस होता है, और एसओ जो होता है वो सब स्टेशन ऑफिस या सब ऑफिस होता है। जैसे आप बीओ में बीओ अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका पोस्ट बीपीएम का मिलता है या एबीपीएम का मिलता है, बीपीएम का मिलता है तो आप ब्रांच ऑफिस में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेंगे, और एबीपीएम का मिलता है तो आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि आप बीपीएम के अंडर में काम करेंगे। फिर उसके बाद जो होता है आपका जो हेड ऑफिस और जो बीओ ब्रांच ऑफिस होता है, यह आपको गाँव में मिलेगा। और जो हमारा एचओ है, एसओ बता देते हैं, सब ऑफिस जो होता है या स्टेशन ऑफिस होता है, यह आपको किसी मार्केट में मिलेगा। और ये जो स्टेशन ऑफिस या सब ऑफिस होता है, इसमें कई सारे गांव एक दूसरे से लिंक होते हैं, जहां सारी पोस्ट सब आती हैं। और इससे बड़ा होता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो होता है डिस्ट्रिक्ट में होता है, पोस्टल विभाग का। तो आप अप्लाई करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप कहाँ अप्लाई करें। अगर आप हेड ऑफिस में करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, आराम से कर लेंगे। लेकिन आप जब आप ब्रांच ऑफिस में रहते हैं या सब स्टेशन ऑफिस भी हालांकि ठीक है, आप रहेंगे मार्केट एरिया में रहेंगे, वहाँ भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब आप ब्रांच ऑफिस में रहेंगे तो ये गांव में होता है, जो कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपके गांव से नज़दीक या आपके घर से नज़दीक है तो ये चल जाएगा, लेकिन हालांकि इसमें कोई दिक्कत है, आराम से हो जाएगा आपका। दैट मीन्स जो भी है, अगर आप हेड ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप एचओ में रहेंगे तो आपके लिए वहाँ पे साधन सुविधा ज़्यादा रहेगी, शहर में रहेंगे और अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप बीओ ज्वाइन करते हैं तो गांव देहात में चले जाएंगे, आपको वहाँ पे ट्रेवलिंग की भी प्रॉब्लम्स होगी, और गांव देहात में सुविधाएं भी कम मिलेंगी, और आपकी पढ़ाई में काफ़ी बाधा उत्पन्न होगी, आपका करियर थोड़ा सा वहाँ पे सही। तो जब भी अप्लाई करें तो आप यहाँ पे एचओ को सिलेक्शन ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। और हम एक बात और बताना चाहेंगे, एचओ वाली जो पोस्ट होती है वहाँ पे कम पोस्ट निकलती है, लेकिन आप एसओ अगर पोस्ट कर दे रहे हैं सब ऑफिस या स्टेशन ऑफिस, उसमें भी आपको बढ़िया रहेगा आपके लिए, रादर देन जो आप बीओ के बारे में देख रहे हैं, उससे अच्छा कहीं आपको स्टेशन ऑफिस और हेड ऑफिस में मिलेगा। लेकिन बीपीएम की ज़्यादा पोस्टें गाँव में ही मिलती हैं आपको। ये तो रहा फैक्ट कि कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप हेड ऑफिस को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हम जान लेते हैं कि यहाँ पे हम कितनी मेरिट वाले यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि आपकी कितनी मेरिट थी, या फिर जो लोग अप्लाई करते हैं तो कितनी मेरिट वाले बंदे यहाँ पे आ सकते हैं
इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कि पोस्ट की बात है जो अभी फ़िलहाल आई है करंट में, वो 38,000 समथिंग पोस्ट है। तो ये पहले की अपेक्षा इसमें जो है कि आप कई जगह से अप्लाई कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में आप जो है लगभग 20 जगह से 7 जगह से जितनी पोस्ट हैं, आप अगर जनरल या ओबीसी एससी जैसे भी हैं उस हिसाब से भर सकते हैं। और भरते समय ये भी ध्यान देना है, हर पोस्ट के आगे यूआर एससी ओबीसी सब लिखा है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसी को फिलअप करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और फिलहाल हम बताते हैं मेरिट के बारे में। तो मेरा जो मेरिट था वो 90.3 समथिंग था और मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये मान चलिए जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो 95 के अबव आप रखें, और जो ओबीसी वाले हैं वो लगभग 92 के आसपास अपना उसके ऊपर रखें, और एससी कैंडिडेट 89 से लेकर के 88 से लेकर के मिनिमम उसके ऊपर तक समझें। क्योंकि यहाँ तक जब हम दिए थे हमारा पोस्ट ज़्यादा था, ज़्यादा पद आए थे। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश का जो वैकेंसी है 38,000 में, उसमें शायद कम है, 3,000 समथिंग है। जब मैंने दिया तो ज़्यादा पोस्ट थे, इसलिए हो सकता है मेरिट ज़्यादा जाए, तो यही लोग अप्लाई करें तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब है कि आपका 93 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे जो 95 जनरल और लगभग 80 को 88% के लोग ही जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मतलब 85 के ऊपर 88 के आसपास एससी और 94 के अबव जो हैं जनरल वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर चांसेस आपके बन पाते हैं। तो दोस्तों एक बेसिकली क्वेश्चन आप सभी के दिमाग पर ना, हमसे भी काफ़ी क्वेश्चन होते थे कि क्या ये जॉब जो है वो परमानेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। हालांकि भारत सरकार की जॉब है, लेकिन इस पे ये क्वेश्चन खड़े होते हैं और वहाँ पे जो भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं वहाँ पे इस चीज़ की कई जगह पे कोई ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये जॉब जो है वो सरकारी है या अर्ध सरकारी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आज़ाद जी आप बता दीजिए कि जॉब कैसी है, सरकारी है या अर्ध सरकारी है। देखिए, ये केंद्र सरकार की जो है, पोस्टल विभाग केंद्र सरकार से रिलेटेड है, लेकिन ये जो पोस्ट है इसमें बीपीएम एबीपीएम की, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें आगे की भी रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप रह रहे हैं, और इसमें भी जो है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 3 साल के बाद होता है। जैसे आपको उसके बाद एमटीएस पोस्ट मिलती है, एमटीएस के बाद आप क्लर्कियल पोस्ट मिलेगा आपको। और उसके अलावा, और हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप इस पोस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको मिल जा रहा है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एमटीएस की पोस्ट जो होती है वो भी ठीक है, वहाँ से आप सरकारी में घुस जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको 9-10 साल या 5 साल, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, तब तो आपका हो जा रहा है, मान लीजिए एमटीएस के पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। नहीं तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस बेसिस पे भी आपका लगभग 9-10 साल लग जाएगा, तब आप जा कर के एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब वहाँ से तब आप सरकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आप जो भी 3 साल 4 साल में डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो जल्दी से आप एमटीएस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं करते तो 7 साल से 13 साल तक समय आपको लग सकता है उस एमटीएस की पोस्ट को पहुंचने में। मतलब अगर आप इस जॉब में आ जाते हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप उसमें काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद परमानेंट होंगे, तत्काल नहीं, 10-12 साल काम आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। अगली बात हम करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमारी जॉब सेलेक्ट हो गई, सेलेक्ट होने के बाद क्या कठिनाई होती है, हमको क्या करना होता है, तो एक बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम समझ लेते हैं आज़ाद जी से। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जैसे हम जब फॉर्म फिलअप कर दिए तो लगभग 1 महीने के अंतराल पे रिज़ल्ट आता है। इसका रिज़ल्ट आने के बाद जस्ट 15 दिन के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपको कि आपका सिलेक्शन फला ब्रांच ऑफिस पे इस पोस्ट के लिए हो गया है। तो 15 दिन के अंदर आपको उस ब्रांच से रिलेटेड आपको डाक के द्वारा आपको एक इंटीमेशन लेटर आएगा। उस इंटीमेशन लेटर में आपको ये लिखा रहेगा आपको इतने तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वहाँ सारा प्रोसेस होगा और जो है एक एप्लीकेशन लिखाया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आप किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या एलआईसी जैसे काम मतलब चीज़ों में काम नहीं कर रहे हैं, तब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वो एप्लीकेशन फिलअप कराया जाता है। इसके बाद जितने भी लोगों का बीपीएम पद पर चयन हुआ होगा उन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट करके रख लिया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कुछ दिनों के लिए, जब तक ये वेरिफिकेशन प्रोसेस का एंड ना हो जाए। लगभग ये प्रोसेस 1-2 महीने तक चलेगा। और जो एबीपीएम होता है उनका ये काम नहीं होता है, उनका डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता है। जब आपका बीपीएम पोस्ट के लिए हुआ, आपका ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं। लगभग 1-2 महीने के बाद जब वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूर्ण हो जाएगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट पुनः एक एप्लीकेशन दे करके मिल जाएगी। ये तो होगी डॉक्यूमेंट मिलने की और वो ज्वाइनिंग की बात होगी, ज्वाइनिंग होगी। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे थोड़ी नॉलेज मुझे है कि वहाँ पे जा कर के
जो पोस्ट ऑफिस होगा उसके रूम को आपको खुद से रेंट दे के लेना होगा, तो इसका क्या प्रोसेस है थोड़ा सा बता दीजिए। तो इंटीमेशन लेटर जब आप वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, फिर आपको वो फ़ोन कॉल करके बुलाएंगे सभी लोगों को, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको फिर से एक फॉर्म देंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपका जहाँ अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर चयन हुआ है आपको, तो आपको जो है एक रूम अलग से ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए चाहिए। अगर पहले से उस जहाँ पे आपको मिला है ब्रांच ऑफिस वहाँ पहले से है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको खुद से एक रूम लेना पड़ेगा, जिसका कास्ट जो है सरकार देती है, 500 रुपये उसके लिए आता है अलग से पोस्ट, तो वो देना पड़ेगा। और वहाँ जिसके यहाँ आप रूम ले रहे हैं उससे रूम एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, वो बकायदे एफिडेविट लगा के आपको जमा करना पड़ेगा हेड ऑफिस में, फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल सबमिट होगा। इसका मतलब ये है कि पोस्ट ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट से अगर आप बीओ ज्वाइन करते हैं, एचओ करेंगे तो ठीक है आपके लिए, लेकिन अगर आप बीओ पे सेलेक्ट होते हैं, मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस को इस्टेब्लिशमेंट भी करना है और उसके साथ साथ आपको वहाँ की सारी जिम्मेदारी देखनी है। मतलब लेटर को बांटने से लेकर के, कलेक्ट करने से लेकर के, आधार वेरिफिकेशन से सारे काम जितने भी होंगे वो सारे आपको करने होंगे। इसका ये मेन मतलब यही हुआ। अगर आपको जैसे आपको गांव में हो गया है ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर और उस ब्रांच ऑफिस पे अगर कोई भी एबीपीएम नहीं है, तो एबीपीएम का वाला काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मेरे वाले केस में यही हुआ, मेरा जिस पद पर चयन हुआ ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर, उस गाँव में कोई एबीपीएम नहीं था, इसलिए मुझे काम का लोड ज़्यादा पड़ गया। बीपीएम का भी काम, एबीपीएम का काम मुझे करना पड़ा। गाँव से वो सारे पत्र, जितने भी सारे पोस्टल सर्विसेज या पोस्टल चीज़ें हैं, उन सबको अपने सब ऑफिस पे लेकर जा कर के पहुँचाना, फिर वहाँ से कलेक्ट करना, ये सब मुझे करना पड़ता था। इसलिए मैंने इस जॉब को आगे जा कर के छोड़ना पड़ा मुझे अंततः। तो जैसा कि जान सकते हैं अभी रिज़ाइन दे चुके हैं और हालांकि अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह के लोग इस जॉब को करें, जैसे क्या एम है या किस तरह के लोग हैं जो उसकी बड़ा एम रखते हैं, तो क्या इसको ज्वाइन करें ना करें, थोड़ा सा आपकी क्या राय है वो लोगों को। तो अगर आप जॉब के साथ ये काम करना चाहेंगे तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो है ये 4 घंटे दिखाया है इसमें मिनिमम काम करने का, लेकिन इसमें मैक्सिमम पूरा डे लग जाता है। आपको पूरा 8 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे तक तो मिनिमम ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा फैक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा तो 4 घंटे की बात कही गई है, लेकिन 4 घंटे नहीं, आपका पूरा डे इसमें चला जाता है। और हालांकि काम का मिनिमम टाइम 4 घंटे लिखा हुआ है, मैक्सिमम टाइम की कोई बात नहीं कही गई है। फाइनली थोड़ा सा हम सैलरी के बारे में बात कर लें कि सैलरी कितने तक मिल सकती है, जैसे कि 10,000 और 12,000 की सैलरी की बात की गई है। क्या सैलरी कुछ ऊपर से भी मिलती है, बन करके टीएडीए बन के मिलता है, तो उसके बारे में क्या नॉलेज है थोड़ा सा शेयर कर दें। तो जैसा कि बेसिक सैलरी उसमें दिखा रहा है, ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए 12,000 और जो एबीपीएम है उनके लिए 10,000। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर उस पद पर आपका चयन होता है तो आपको कुल मिला जुला के 14,900 कुछ रुपए आपके लिए आता है। उसी में आपका 500 रुपये उस रूम के लिए भी मिलेगा। और एबीपीएम के लिए है उसमें 10,000 लिखा है, वो लगभग आपको 12-13 हज़ार रुपये के आसपास पूरा मिलता है। और फिर ये सब रहा पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यदि ये जॉब आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, जॉब करिए। इसके पॉजिटिव थॉट्स ये हैं कि आप इस जॉब को अगर 4 से 8 घंटे दे पा रहे हैं करिए, लेकिन अगर आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जा रहा है, जैसे किसी मार्केट एरिया में या किसी डिस्ट्रिक्ट में बड़ी जगह पे हो जा रहा है, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जितने सारे लोग हैं कि हमारी यही सलाह रहेगी दोनों भाइयों की कि जितने सारे लोग हैं आप हेड ऑफिस ज्वाइन करने का प्रयास करें। अगर हेड ऑफिस नहीं होता है, एचओ नहीं होता है, तो फिर एसओ ज्वाइन करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर आप लोग पढ़ने में तेज़ हैं, बढ़िया है, पढ़ रहे हैं, आपके पास वो क्षमता है, तो मैं तो चाहूँगा कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भी फिलअप की जाती हैं। तो आप उस पोस्ट पे बाय द प्रमोशन के चलते आपका 9-10 साल ख़राब हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बाय द एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू आप जो है डायरेक्ट क्लर्कियल पोस्ट पर आ जाते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए आपको बीपीएम के थ्रू जब आप आएंगे तो आपको एमटीएस रहना पड़ेगा 4-5 साल, फिर यहाँ पे 5-10 साल हो जाएंगे। इस तरह से काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा, वो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और आप अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जाएंगे, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, आप डायरेक्ट जो है आप क्लर्कियल के पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, जहां से आप जैसे एबीपीएम ये जो डाक सेवक है उसके माध्यम से जो हाईएस्ट पद है वो क्लर्कियल की है, तो जिसके आप सीएचएसएल के एग्ज़ाम के थ्रू वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप ये करना चाहते, आपका परसेंटेज अच्छा है, 90 के अबव है, ज़रूर ट्राई करिए, लेकिन उससे अच्छा विकल्प ये है आप एसएससी सीएचएसएल के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास हमारा आप सभी को अच्छा लगेगा। इसी तरह के कुछ वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, बाय दोस्तों।